गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग 8 के पाठ 14 सुन ले बापू ये पैगाम पढ़ेंगे। सुन ले बापू ये पैगाम, पैगाम यानी संदेश, अर्थात कवि जिसके कवि हैं वह बापू अर्थात महात्मा गांधी जी को देश की व्यवस्था के बारे में एक पत्र लिखकर जानकारी दे रहे हैं। उस पत्र में वे बापू को एक संदेश लिख रहे हैं कि आपके द्वारा जो संदेश अब तक दिए गए थे वह अब भारतवासी भूलने लगे हैं और उनकी जगह आपने जो उन्हें नहीं सिखाया वह सभी व्यवस्थाओं ने आपके द्वारा सिखाए हुए को भुलाकर उनकी जगह वो ले रहे हैं। तो प्रस्तुत पाठ के कवि भरत व्यास हिंदी फिल्मों के मशहूर पटकथा लेखक और गीतकार हैं, अर्थात इन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए भी कहानी लिखी है और अनेक गाने लिखे हैं। इनका जन्म 1918 में तथा मृत्यु 1983 में हुई थी। इन्होंने आसान भाषा में गंभीर कविताएं लिखी, अर्थात इनके लिखने का माध्यम था बिल्कुल सरल भाषा ताकि उसे कोई भी व्यक्ति पढ़कर समझ सके, परंतु उनकी भाषा आसान थी। परंतु उन्होंने जो कविताएं लिखी बड़े गंभीर विषयों पे लिखी है, ऐसे विषयों पे लिखी है जिससे पढ़कर हमारी आत्मा को स्वयं ये ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में जैसा भारत गांधी जी छोड़कर गए थे, जैसा भारत गांधी जी चाहते थे, क्या आज वे वैसा भारत है। तो भरत व्यास गांधी के विचार दर्शन से बहुत प्रभावित रहे। उन्होंने अपने समय के समाज में फैले सांप्रदायिक और सामाजिक समस्याओं को भी अपने गीतों का विषय बनाया, अर्थात उन्होंने उस समय के सांप्रदायिक भेदभाव को रोकने, सामाजिक समस्याओं को उजागर करने के लिए अपने गीतों का विषय बनाया, अर्थात उन विषयों पर उन्होंने अनेक गीत की रचनाएँ की। उनकी कविताएँ मार्मिक होने के कारण भीतर तक झकझोर देती है। प्रस्तुत कविता में वर्तमान व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। कवि भारत की वर्तमान व्यवस्था का ब्यौरा देते हुए महात्मा गांधी के पास पत्र लिखता है और वस्तु स्थिति अर्थात जो वास्तविक स्थिति है, जो सच्चाई है, उससे उन्हें अवगत कराते हैं, उन्हें उनकी जानकारी देते हैं। पत्र शैली में लिखी थी एक गंभीर कविता है, अर्थात अलग शैलियाँ होती है, उसे एक पत्र के रूप में लिखी हुई एक कविता है जो उन्होंने महात्मा गांधी को लिखी और उनसे उन्होंने क्या क्या संदेश दिया, क्या क्या उन्होंने जानकारियाँ दी, क्या वह महात्मा गांधी को समझाना चाहते थे, वह किस बात से दुखी थे, इन सभी बातों को हम इस कविता को पढ़ते हुए जानेंगे। सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम, चिट्ठी में सबसे पहले लिखता तुझको राम राम, सुन ले बापू ये पैगाम। अर्थात महात्मा गांधी से कह रहे हैं अपनी चिट्ठी को लिखने से पहले वह महात्मा गांधी को अभिवादन करते हैं और सबसे पहले उन्हें अपनी चिट्ठी में राम राम लिखते हैं। अर्थात ये हमारे भारतीय सांस्कृतिक रीति रिवाज है कि जब हम कहीं मिलते हैं तो हम आज तो हेलो हाय बाय गुड बाय ने ले लिया है, परंतु प्राचीन समय में आज भी बहुत से लोग अपने संस्कृति का रीति रिवाज करते हुए, पालन करते हुए मिलते हैं तो राम राम का अभिवादन उनके बीच होता है, बहुत से लोग प्रणाम करते हैं। तो वैसे ही उस शिष्टाचार के नाते उन्होंने भरत व्यास ने भी बापू को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में सबसे पहले उनका अभिवादन किया, उन्हें शिष्टाचार के नाते नमस्कार करते हुए राम राम उन्हें लिखते हैं और बाद में वो उन्हें क्या कहना चाहते हैं उसका वर्णन उन्होंने प्रस्तुत पत्र में किया है कि काला धन काला व्यापार रिश्वत का है गरम बाजार। के बापू जिस देश में आप जैसे महान संत रूपी भारतीय हुए उस देश में आज काला धन काला व्यापार और रिश्वत का बाजार गर्म है, अर्थात चारों ओर लूट मची हुई है। लोग ऐसा व्यापार कर रहे हैं इस देश में जो उसे नहीं करना चाहिए। काला व्यापार का मतलब हो गया नशे का व्यापार हुआ या ऐसी वस्तुओं का व्यापार हुआ जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। काला धन और अपने पैसों को छिपा रहे हैं, अर्थात गवर्नमेंट से छुपा रहे हैं, टैक्स बचा रहे हैं और उन पैसों को जमाखोरी कर रहे हैं और चारों ओर रिश्वत का बाजार गर्म है। अर्थात आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी बिना पैसे लिए किसी गरीब का या किसी भी व्यक्ति का कार्य नहीं कर रहा है। अर्थात महात्मा गांधी ने भारत देश में एक राम राज्य की कल्पना की। देखो राम राज्य का मतलब यहाँ किसी धर्म से संबंधित नहीं है। राम राज्य का मतलब है ऐसा राज्य, ऐसा देश जहाँ चारों ओर शांति हो,
महिलाओं का सम्मान हो, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, किसी प्रकार का रिश्वत किसी को ना देना पड़े, सबका सम्मान हो, कोई जाति धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, इसे कहते हैं राम राज्य। परंतु बहुत से लोग इसे धर्म से जोड़ते, परंतु किसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। राम राज्य का मतलब होता है शांति का प्रतीक। तो महात्मा गांधी भी चाहते थे कि मेरा भारत देश में हिंदू मुस्लिम सब आराम से रहे, ईमानदारी से जीवन जिया जाए, कोई झूठ ना बोले, चोरी ना करे, डाके ना डाले। परंतु जब भरत व्यास ने हमारे समाज में ऐसे कई गलत कार्य होते हुए देखा तो उन्होंने उनकी आत्मा को झंझोर दिया और उन्होंने महात्मा गांधी को पत्र लिखा। उस पत्र के माध्यम से उनसे सबसे पहले कहा कि आज भारत में चारों ओर काला धन, काले व्यापार की लूट मची हुई है, बिना रिश्वत के, बिना पैसे दिए कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। सत्य अहिंसा करे पुकार, टूट गया चरखे का तार। के बाबू, आपने हम भारतवासियों को जो सत्य अहिंसा का जो मार्ग दिखाया था, आज वो मार्ग लोग भूल चुके हैं और आज वह सत्य और अहिंसा चीख चीख कर पुकार रहे हैं, आपको आवाज़ दे रहे हैं कि हे महात्मा, आप आइए और लोगों को वापस उसी रास्ते पर लेकर आइए जिस रास्ते पर आप इन्हें छोड़कर गए थे। टूट गया चरखे का तार, अर्थात कहने का तात्पर्य है आपने जिनको स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया था, आपने इनको जो आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया था, वे ये लोग भूल चुके हैं। आज ये चारों ओर काले बिजनेस व्यापार में डूब चुके हैं, सत्य और अहिंसा को भूला जा चुका है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की मदद नहीं कर रहा है, हिंसा का मार्ग इन भारतवासियों ने अपना लिया है। इसलिए हे गांधी जी, आप अपने देश को संभालने आइए और इस दशा पर आप विचार कीजिए। तेरे, तेरे का मतलब है महात्मा गांधी से कह रहे हैं कवि, क्या कह रहे हैं कि तेरे कि हे बाबू, आपके द्वारा जो अनशन सत्याग्रह के जो रास्ता में दिखाया गया था कि आपके कोई अत्याचार करता है तो उसके साथ हिंसा ना करें, उसके साथ मारपीट ना करें, अनशन और सत्याग्रह करें, अर्थात अपनी बात को मनाने के लिए तब तक अनशन पे बैठ रहे। अनशन का मतलब होता है व्यक्ति, आज भी होता है ये कि जब गवर्नमेंट हमारी कोई बात नहीं मानती है तो हम उसे मनवाने के लिए भूखे प्यासे, जब तक कि वह हमारी सही बात को न माने, गलत बात को छोड़ दे, जब तक नहीं मानती तब तक हम जब हड़ताल भी कह सकते हैं, तो वहाँ बैठे रहते हैं और गवर्नमेंट की बात मानने पर ही हम। परंतु गांधी जी ने हिंसा का रास्ता नहीं दिखाया था। इसलिए तो कवि कह रहे हैं आगे कि बदल गए असली बर्ताव, अर्थात जो अनशन सत्याग्रह के जो मायने थे, जो अर्थ था, आज वह बदल चुका है, उनका व्यवहार बदल चुका है। आज लोग अनशन और सत्याग्रह सिर्फ इसलिए नहीं करते कि गवर्नमेंट उनकी सही बात को नहीं मान रही है, कभी कभी अपनी गलत बात को मनवाने के लिए, अपनी गलत बात को गवर्नमेंट से हाँ करवाने के लिए भी अनशन सत्याग्रह को अपना रहे हैं। परंतु अब वो नाम बदल गया है, अब अनशन सत्याग्रह नहीं कहते हैं। अब जब अब गवर्नमेंट से या किसी भी सरकार से उन्हें अपनी बात मनवानी हो तो एक नई विद्या है उपजी, एक नई विद्या, एक नई शिक्षा, एक नया ज्ञान पैदा हो गया है, जिसे क्या कहते हैं लोग, जिसे घेराव करना कहते हैं। अर्थात कि महात्मा, आपके द्वारा जो मैं अनशन करने का, सत्याग्रह करने का जो मार्ग दिखाया गया था, आज वो मार्ग बदल चुका है, लोग उसे भूल चुके हैं और उस अनशन सत्याग्रह का एक नई विद्या ने, नए ज्ञान ने उसका स्थान ले लिया है, जिसे लोग घेराव कहते हैं। आपने भी देखा होगा बेटा, भी जब किसान आंदोलन हो रहा था तो वो बार बार धमकी देते थे, कभी हम संसद का घेराव करेंगे, कभी हम लाल किले का घेराव करेंगे। और जो गांधी जी ने बिल्कुल हिंसा रहित जो हमें सत्याग्रह का मार्ग दिखाया था, भले नाम उसका वो लेते हों परंतु उसको भूल चुके हैं। और आपने भी देखा था कैसा तांडव वहाँ पर हुआ था। देखिए, मैं किसी गवर्नमेंट के समर्थन में नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया था वो हम भूल चुके हैं। वो कहते थे कि ये मारपीट नहीं करना है, परंतु वर्तमान में जो आंदोलन होते हैं, कोई सा भी आंदोलन हो, उसे वो क्या कहा जाने लगा, घेराव कहते हैं। और उस घेराव में वो इतनी हिंसा करते हैं, गवर्नमेंट की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, राह चलते व्यक्ति को पीटते हैं, मारते हैं, पुलिस में पथराव करते हैं। तो इसलिए वो भरत व्यास जो हमारे कवि थे बड़े दुखी होते हैं और गांधी जी को उस स्थिति से अवगत कराने के लिए कह रहे हैं कि आपका रास्ता लोग भूल चुके हैं, अब तो नए ज्ञान उपज गया, नया नया ज्ञान आ रहा है, जिसे वे घेराव कहते हैं। और उस घेराव में इतनी हिंसा होती है। और गांधी जी भी वास्तव में
आज इस भारत देश के बारे में विचार करते होंगे, उन्हें भी बड़ा दुख होता होगा कि मैंने किन लोगों के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उन लोगों के लिए जो अपने ही देश की संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने ही देश के लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, अपने ही भाइयों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए दुखी होकर भरतव्यास ने गांधी जी को ये पत्र लिखा। तेरी कठिन तपस्या का ये कैसा निकला है अंजाम। कि हे महात्मा, हे बापू, आपने जो हम लोगों के लिए तपस्या की, कठिन तपस्या की, और तपस्या के बदले ही हमें आज़ादी मिली, आज आपने उस तपस्या का कैसा अंजाम निकला है, उसका क्या रिजल्ट है। अंजाम यानी रिजल्ट, उसका क्या अर्थ निकला कि लोग आज उस तपस्या को भूल चुके हैं। आज ये भूल चुके हैं कि हमें कितनी मेहनत से आज़ादी मिली है, किन लोगों के बलिदान से आज़ादी मिली है, और उस आज़ादी का, उन अधिकारों का गलत उपयोग वो कर रहे हैं। इसलिए बापू, मैं आपको उस स्थिति से अवगत कराते हुए चिट्ठी लिख रहा हूँ, और चिट्ठी में सबसे पहले मैं आपको राम राम लिखता हूँ। सुन ले बापू मेरा ये पैगाम, अर्थात हे बापू, हे महात्मा, आप मेरा ये संदेश सुनिए कि आप उस देश की ओर देखिए जिस देश को आपने सत्य, अहिंसा, अनशन, सत्याग्रह जैसा आपने शिक्षा प्रदान की थी, आज लोग उसे भूल चुके हैं और भूलकर अपने गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं। गलत शब्दों की व्याख्या वो कर रहे हैं। रिश्वत लेना चरम पर पहुंच गया है। आज सत्याग्रह को घेराव का नाम देकर भारत की छवि को विदेशों में धूली कर रहे हैं, अर्थात उसे नष्ट कर रहे हैं, उसकी छवि को खराब कर रहे हैं, अपने भाइयों के साथ मारपीट कर रहे हैं। इसलिए बापू, आपकी जो कठिन तपस्या थी उसका ये अर्थ, उसका ये अंजाम है कि आज लोग सबको भूल चुके हैं। इसलिए मैं आपसे वापस उन सब बातों को वापस भारतीयों को याद दिलाने की प्रार्थना करता हूँ, और इसलिए मैं आपको चिट्ठी लिख रहा हूँ। बापू, आप मेरा पैगाम, मेरा संदेश सुनिए। ठीक है बेटा, बाकी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।